वो वाली लाइट, हाँ वॉइस आ रही है क्लियर? वो वाली लाइट बंद कर देना, क्लियर आ रही है। बताओ क्या पढ़ोगे? डिफ्रैक्शन। सबसे पहले बताओ डिफ्रैक्शन होता है क्या? क्या होता है डिफ्रैक्शन? अभी बताओ डिफ्रैक्शन होता है क्या? क्या होता है डिफ्रैक्शन? इंग्लिश में नहीं पूछ रहा, हिंदी में बता दो तुम मेरे को डिफ्रैक्शन क्या होता है। चलो ये बता दो स्कैटरिंग और डिफ्रैक्शन में अंतर क्या होता है? ठीक है, और स्कैटरिंग? स्कैटरिंग में क्या होता है? एनर्जी आई मैंने एब्जॉर्ब की, रीएमिट, दैट इज स्कैटरिंग। अब समझ में आ गई स्कैटरिंग क्या है? आया ना, चार्ज पार्टिकल EM वेव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, फिर वो वापस सारी डायरेक्शन में रीएमिट हो गया। समझ में आ गया? दैट इज नोन एज स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग समझ में आएगा। डिफ्रैक्शन एक अलग चीज है। डिफ्रैक्शन है कि जो कॉर्नर्स होते हैं, ऑब्स्टेकल होते हैं, उन कोनों पे वेव क्या होगी, मुड़ जाएगी। जैसे मैं तुम्हें एक बार बताऊं, तुम्हें अभी सुनाई दे रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? अब जो बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है, लेकिन तुम डायरेक्ट साइड में तो नहीं हो जो मैं बोल रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ से आवाज घूम के जा रही है, आया ना? ऐसा लाइट में भी देखा जाता है। ये वेव की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी है ये? वेव की प्रॉपर्टी। इसका मतलब लाइट का वेव नेचर भी अगर वो भी डिफ्रैक्शन दिखाएगा। सही बात है। तो डिफ्रैक्शन होता क्या है कि लाइट बेंड हो जाती है। मॉडर्न फिजिक्स में एक लॉजिक दे सकता हूं। मान लो ऐसे ही फोटोन जा रहे हैं, फोटोन जा रहे हैं, तुम्हें पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से अगर आपको पोजीशन पता है तो आप मोमेंटम की इंफॉर्मेशन यूज करोगे, और मोमेंटम की ज्यादा इंफॉर्मेशन पता होगी तो पोजीशन की इंफॉर्मेशन यूज करोगे। तो अगर मान लो ये एक स्लिट है, तो यहाँ से फोटोन जा रहा है, तो तुम्हें पता है जो फोटोन जा रहा है वो इनके बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो इसका मतलब पार्ट फोटोन की जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी हो इतनी सारी है ना? तो इसका मतलब मोमेंटम की इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा पता होगी, तो मोमेंटम आपको पता है इस डायरेक्शन में इधर, तो वो सीधी सीधी चीज इधर जाएगी। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस कम करने लग जाओगे तो अब आपको पोजीशन फोटोन की ज्यादा पता लगने लग जाएगी, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, मोमेंटम की इंफॉर्मेशन लूज होने लग जाएगी। तो इसका मतलब लाइट इस डायरेक्शन में मोमेंटम की इंफॉर्मेशन क्या लग जाएगी, लूज होने लग जाएगी, है ना? तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम करते जाओगे तो पोजीशन में सर्टेनिटी बढ़ेगी, तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, है ना? तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ऐसे दूर जाने लग जाएंगे। ये तो हो गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जिस डायमेंशन के अंदर, आया ना, या जिस एक्सिस के अलोंग आपको पोजीशन के अंदर इंफॉर्मेशन बढ़ती जाएगी, उसी कोऑर्डिनेट के अलोंग आपकी मोमेंटम की इंफॉर्मेशन लूज होने लग जाएगी।
इसलिए आप देखोगे कि जब भी लाइट यूं जाती है आप यूं करोगे तो लाइट यूं फैलेगी, ऐसे नहीं फैलेगी, यूं करोगे तो लाइट यूं फैलेगी। तो अगर एक होल क्रिएट कर दोगे तो लाइट चारों तरफ फैल जाएगी उसके। हाँ, तब ऐसा लग रहा है कि इन कॉर्नर्स पे लाइट बेंड करके यूं निकल गई, इसी को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये फालतू एक्सप्लेनेशन था हाइजेनबर्ग से, हाँ है ना, हमारी किताब में ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं हाइजेनबर्ग से। हम तो सिंपल ऐसे बोलते हैं कि जो लाइट है ना वो कॉर्नर पे क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है, और इसी तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वेव का वो चेंज हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज, अगर मैं इस स्लिट बता दूं तो अगर यहां से लाइट आए तो यहाँ पे स्पॉट यहीं पे बनना चाहिए, ब्राइट स्पॉट, लेकिन होगा क्या, लाइट ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन में मिलेगी, यहाँ से नहीं मिलेगी, ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन में लाइट मिलेगी, है ना, मींस ये सारा का सारा ब्राइट रीजन हो जाएगा। क्या लॉजिक समझ आ रहा है? इट मींस ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन में लाइट का जाने क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। अब इसकी थोड़ी स्टडी कर लेते हैं, डिफ्रैक्शन तो समझ में आ गया क्या होता है, हाँ, जब इसकी थोड़ी सी स्टडी करनी शुरू करते हैं, डिफ्रैक्शन मिलता कब है, डिफ्रैक्शन उस वक्त मिलता है जब ऑब्स्टेकल की साइज लगभग किसके बराबर हो, वेवलेंथ के आसपास। अगर वेवलेंथ से बहुत ज्यादा हो जाएगी, हाँ है ना, ऑब्स्टेकल की साइज, तो आपको डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा। तो तुमने देखा होगा मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, राहुल जी घर बैठे, वहां तक आवाज जा रही है, नहीं जाएगी, सर चली जाएगी, क्या बात कर रही हो, लेकिन इस कमरे में लाइट चला दो तो क्या उस कमरे में लाइट हो जाएगी अपने आप, हाँ है ना। इट मींस इन कॉर्नर्स के ऊपर, इन एजेस पे लाइट का जो डिफ्रैक्शन है वो इतना ज्यादा नहीं होता जितना साउंड वेव का, हाँ है, क्योंकि इनकी जो ऑब्स्टेकल्स है, जो डायमेंशन है, ये लगभग किसके बराबर है, जो मैं बोल रहा हूँ उन वेवलेंथ के आसपास की बात है, 10 गुना का इसके आसपास। लेकिन अगर लाइट की वेवलेंथ के लिए बात करूं तो पता नहीं बहुत ज्यादा अंतर है, इसलिए लाइट के लिए बहुत ज्यादा आपको डिफ्रैक्शन दिखाई नहीं देगा। और डिफ्रैक्शन होता है, इसका एक तरीका बता दो, एक नीडल है, नीडल को अगर तुम दूर रखो उसकी शैडो नहीं बनती, सनलाइट में रख के देखो, आया ना, नहीं बनती, बना के देख सकते तुम घर पे जाके, नहीं बनती, आया ना। इट मींस कि जो लाइट है वो ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन में घुस जाती है और वो एरिया को क्या कर देता है, ब्राइट कर देता है, तो शैडो बनेगी कहां से, आया ना। अब लार्ज साइज होगी तो अगर वो हल्की सी ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन में आएगी तो भी आपको उसकी शार्प इमेज मिल जाएगी, शैडो मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लो आप लोगे ही नीडल तो ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन इतनी, तो उसकी ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन बनी थी और लाइट बेंड हो गया वहां पहुंच गई सारी की सारी, तो आपको उसकी शैडो दिखाई कहां से देगी, है ना। तो इस बात से थोड़ी सी और फील आ जाती है कि यार साइज ऑफ द पार्टिकल मैटर्स, है ना, होता हर केस में है लेकिन विजिबल होना चाहिए आपके, है ना, कि आप डिस्टिंग्विश कर पाओ। यही बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या करते हैं, बनता जैसे है कि ये मान लो स्लिट है, जूम करके दिखा रहा हूं, स्लिट की विड्थ ए है, यहां से लाइट का सोर्स है, लाइट का सोर्स आ गया, यहाँ पे स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन भी आ गई, इसके मैंने दो सेक्शन कर दिए, ये बहुत ही नकली तरीका है सॉल्व करने का, पर एनसीईआरटी में दे रखा था ऐसे ही करेंगे, ठीक है। क्या कहा मैंने, बहुत ही नकली तरीका, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा था, ऐसे ही हम इसको करेंगे, तो कर रहे हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहां से जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, a/2। अगर इन दोनों पॉइंट से लाइट नहीं आती है, ठीक है, और मैं मान लेता हूं सेंट्रल एक्सिस से ये जो एंगल है वो थीटा है, कोई प्रॉब्लम, तो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा, खूब क्या, a/2 into cos थीटा,
हाँ भाई यार, उसके अंदर किया होगा तुमने, अगर खुद से पढ़ा है, क्या नाम है, इंटरफेरेंस बाय डीएससी के अंदर आया ना, क्या आएगा, ये कौन सी था, बताऊं क्यों, बताओ ये नहीं बताना, देखो अगर ये डिस्टेंस है बहुत ज्यादा दूर, तो ये जो दोनों लाइनें हैं वो लगभग लगभग क्या दिखाई देगी, पैरेलल दिखाई देगी। अब तुम बोलोगे बी दिखाई दे रही, मैं बोलो बी दिखाई देती है, कैसे, जैसे मान लो तुम्हारे दो आई, मान लो क्या है ये दो आई, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं और दोनों हाथ से एक एक रेंज लूं, तो ये दोनों पैरेलल लाइन दिखाई देगी, है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को दूर लेकर जाऊं और दूर लेकर जाऊं, तो अब ये दोनों पैरेलल दिखाई देंगे, पास से देखो बिल्कुल ये वैसा ही है जैसे दो रेल की पटरियां होती है, दूर जाकर तो मिलती दिखाई देती है, लेकिन होती वो पैरेलल ही है। अब इसमें थोड़ा सा कैच है, मगर हमें वो बहुत ही दूर जाके मिल रही है, लेकिन यहाँ पे आसपास में देखोगे तो आपको पैरेलल ही दिखाई देगी ना, असल में आ गई मेरी बात। तो इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा ना, वो लगभग इससे ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये पाथ डिफरेंस होगा, यहाँ से तो दोनों पैरेलल ही मानते हैं, और जहाँ पे वेट करेंगे दोनों इक्वल डिस्टेंस हो गया। अब मैं ये कह देता हूँ अगर ये एंगल थीटा है ना, अगर ये एंगल क्या है थीटा, ये 90 है, तो देखो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल, तो ये एंगल क्या आ जाएगा, यानी क्या कर दिया यार, क्या कर दिया, थोड़ा अच्छी तरह से बना देते हैं। ये पैरेलल परपेंडिकुलर अच्छी तरह बनाता हूँ। अब तो परपेंडिकुलर लग रहा है। अभी अगर एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, ये हाइपोटेन्यूज आपकी, इसको मैं डी मान लूं, तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा डी cos 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आ गया डी sin थीटा, ठीक है, तो डी sin थीटा है, तो इन दोनों का बीच का पाथ डिफरेंस क्या आ गया डी sin थीटा आ गया। तो अब मैं सेम लॉजिक से बोलूं तुम्हें, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा डी, ये वाला एंगल होगा तो कितना आ जाएगा डी sin डी बाई टू, सॉरी a बाई टू इंटू साइन का, अब b की जगह क्या a बाई टू है, मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट आपस में एक दूसरे के साथ मान लो इंटरफेरेंस कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, कैसे इंटरफेरेंस कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, तो ऐसे ये पॉइंट और ये पॉइंट भी क्या करेंगे डिस्ट्रक्टिव, ये पॉइंट भी क्या करेंगे डिस्ट्रक्टिव, ये पॉइंट भी क्या करेंगे डिस्ट्रक्टिव, अब ये सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगी डार्क फ्रिंज, आगे मेरे पास, तो डार्क फ्रिंज मिलेगी, तो डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए लैम्डा बाई 2 है ना, तो लैम्डा बाई 2, तो sin थीटा किसके बराबर आ जाएगा लैम्डा बाई, थीटा को स्मॉल कर दो, थीटा किसके बराबर आ जाएगा लैम्डा बाई, मतलब ये पॉइंट होगा किसका डार्क फ्रिंज का, और उसके लिए ये वाला जो एंगल होगा सेंटर लाइन से जो एंगल होगा, ये वाला एंगल कितना होगा डार्क फ्रिंज के लिए लैम्डा बाई, ऐसे नीचे वाले पॉइंट पे भी क्या होगा लैम्डा बाई, क्या लॉजिक समझ में आ गया, क्या लॉजिक समझ में आ गया, तो बीच में अगर देखोगे तो ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे इक्वल इक्वल डिस्टेंस लेंगे, तो इस केस में बीच में क्या मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये कुछ ऐसा बनना चाहिए, इसको बोलते हैं सेंटर ब्राइट फ्रिंज, क्या बोलते हैं इसको, क्या बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं, बस तुम समझ गए, बढ़िया बात, बन गई सेंटर ब्राइट फ्रिंज, वही बन गई। अगली बार इसके चार टुकड़े करेंगे, क्या करेंगे चार टुकड़े करेंगे अगली बार, जैसे जब हम इसके चार टुकड़े करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी a बाई 4, हाँ है ना a बाई 4 हो जाएगी, फिर से पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 पुट करो,
तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा? तो इसका मतलब वापिस आपको जो डार्क फ्रिंज मिलेगी वो यहाँ से किस एंगल पे मिलेगी? ये यहाँ से मिलेगी 2 लैम्डा बाई ए, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? लैम्डा बाई ए। तो यहाँ पे फिर से डार्क फ्रिंज मिलेगी, तो कुछ ऐसे मिलेगी आया, ऐसे यहाँ पे भी ऐसे मिलेगी। लॉजिक समझ में आ रहा है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी है? 2 लैम्डा बाई, यार यहाँ से इधर और यहाँ से, और साइड वाली ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी है? लैम्डा बाई। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ क्या है? ट्वाइस है एज कंपेयर टू साइड ब्राइट फ्रिंजेस की। क्या लॉजिक समझ में आता है? इसमें क्या है, इंटेंसिटी बड़ी रैपिडली फॉल होती है, तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी फटाफट फटाफट फटाफट, है ना? बस मेरे को ये बता दो कि तुम्हें कितना समझ में आ गया कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का एंगल क्या होता है? अब मान लो तुम्हें ये डिस्टेंस पता है, तो इस स्क्रीन पे इसकी विड्थ बता सकते हो, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क क्या आ जाएगी? ये बीटा आ जाएगी, हाँ है ना? यार अगर मान लो ये डिस्टेंस निकालना चाहते हो, तो ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, तो तुम क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस कितनी है, हाँ है ना? तो थीटा थीटा किसके बराबर है? 2 लैम्डा बाई ए। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये डिस्टेंस मान लो कैपिटल डी है, हाँ है ना? तो 2x आगे कितना आएगा? क्या आएगा? 2 लैम्डा डी बाई, हाँ है ना? तो x किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा डी बाई। अरे यार कुछ ऐसा देखने से नहीं लग रहा, ये फॉर्मूला तो ब्राइट फ्रिंज का था इंटरफेरेंस, आया ना? किसका फॉर्मूला था ये? ब्राइट फ्रिंज का था। नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? अरे यार साफ साफ लग रहा है, क्या बात कर रहे हैं, आया ना? अब मान लीजिए देखो ये डिस्टेंस निकाल दिया, दूसरी डार्क फ्रिंज की पोजीशन, तो ये डिस्टेंस को y मान ले, आया ना? ये डिस्टेंस को क्या मान ले? y मान ले, और ये एंगल कितना हो गया? 2 लैम्डा बाई, आया ना? तो अब इस बार फॉर्मूला क्या आ जाएगा तेरा? y इक्वल टू 2 लैम्डा। तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, डार्क फ्रिंज की पोजीशन मिल गई, आया ना? ये तो फर्स्ट की मिल गई, ऐसे x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी डार्क की? 2 लैम्डा डी बाई, यार ये तो जनरल फॉर्मूला बन गया, आया ना? इससे ऊपर वाला क्या यहाँ पे मिलेगा? डार्क फ्रिंज 3 लैम्डा डी बाई, इससे ऊपर वाली, अरे एकदम आ गया। अब तुम्हें बताया कर ये ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला होता था किसमें? इंटरफेरेंस में। तो यही डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला है किसके अंदर? डिफ्रैक्शन के अंदर, आया ना? क्योंकि डार्क वाले फॉर्मूले बन गए, तो अगर डार्क वाले फॉर्मूले ये बन गए तो ब्राइट वाले कौन से होंगे? अरे यार बस आ गया, कितना सिंपल, आया ना? तो अब बताओ, ये तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है ना, पहली ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलेगी? पहली बात तो ये इससे ऊपर ही मिलेगी, तो ये 1.5 टाइम्स ही होना चाहिए, आया ना? तो 1.5 टाइम्स होना चाहिए, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे? 2n + 1 या 2n - 1? 2n + 1, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? 3 लैम्डा डी बाई, भैया पहली जो ब्राइट बनेगी वो तो यहाँ बनेगी ना, तो सेंट्रल है, तो पहली ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होगा? 2n + 1 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल। कैपिटल डी क्या है? स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस, और ए क्या है? विड्थ ऑफ द स्लिट, आया ना? फंडा आ गया समझ में? हार्ड तो नहीं लगा, लिख लो। ये स्लिट विड्थ है ए, ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे अगर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी बने? यही बने, तो इसका मतलब आप क्या मानोगे? लाइट का प्रोपगेशन कैसा है? रे, है ना? तो इससे कम में रहोगे तो और भी कम डिस्टेंस नहीं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और दूर जाओगे
तो ये जो डिस्टेंस बनेगी, क्योंकि तो एंगल ही बनेगा ना यार, और क्या होगी, तो ये कुछ यहाँ पे बनेगी, जैसे हम लोग ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन में जाने लगे, तो इसको बोलते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस। इस डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस होगी तब तो आप क्या लगाओगे, डिफ्रैक्शन वेव ऑफ इस आया, और इससे कम होगी तो क्या लगाओगे, अब ये डिस्टेंस में z मान लो, अब इसकी बिटवीन में a मान लो, a किसके बराबर होना चाहिए, तो ये एंगल कितना होगा, 2 लैम्डा है, थीटा इक्वल टू r अपॉन रेडियस, r की कितना है, a, रेडियस कितना है z, तो z किसके बराबर आ जाएगा, a स्क्वायर बाय 2 लैम्डा, है ना। अब पता नहीं लेकिन एनसीईआरटी में शायद ये दे रखा है, देखो फ्रेस्नेल डिस्टेंस, और आगे देखो लास्ट में सीख ये दे रखा a स्क्वायर बाय लैम्डा, अब मेरे को नहीं पता यार इसमें a स्क्वायर बाय लैम्डा क्या होती है ना, मेरे को समझ में आया, लेकिन मैंने तो अपनी बात बता दी इसमें, है ना, जो मैंने बात बताई तो तुम्हें लॉजिकल लगी नहीं होगी, क्या नहीं लग रही, लग गई। और साइड फ्रिंजेस की इंटेंसिटी बड़ी कम होती है, जैसे इसकी इंटेंसिटी आई नॉट, तो जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज होगी उसकी इंटेंसिटी होगी आई नॉट बाय 21, उससे आगे होगी आई नॉट बाय 64, ठीक है, याद क्यों रखना है ना, क्या लॉजिक समझ में आता। एक बढ़िया बात बताता हूँ, बढ़िया बात ये है, चलो बढ़िया बात थोड़ी देर बाद, पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली बात और बता देते हैं, ये तो एनसीईआरटी से पढ़ी लोगे फ्रेस्नेल डिस्टेंस, लॉजिक समझ में आएगा क्या है फ्रेस्नेल डिस्टेंस, इसको भी बता, एक आइडिया और, दो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में से तो ए और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी और ये स्क्रीन की डिस्टेंस कैपिटल डी, यही होता है। देखो इंटरफेरेंस कब होगा, जब इसकी सेंट्रल फ्रिंज और इसकी सेंट्रल फ्रिंज जिस रीजन में दोनों ओवरलैप करेंगे, दैट इज इसकी सेंट्रल फ्रिंज मान लो u1 और इसकी सेंट्रल फ्रिंज ये है, तो आपको जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा वो कौन से रीजन में मिलेगा, जहां पे दोनों की ब्राइट स्पॉट अवेलेबल है, यहाँ पे तो इसका तो डार्क है तो इसके साथ इंटरफेयर करेगा कहां से, तो आपको जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है वो कहां पे मिल रहा है, वो आपको मिलना है इस रीजन में, ये इंटरफेरेंस पैटर्न क्या लॉजिक समझ में है ना। इसीलिए इन दोनों की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, वो आप बहुत ज्यादा लार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा लार्ज करोगे तो इसका सेंट्रल अलग बनेगा, इसका सेंट्रल अलग बनेगा, तो ये इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्या लॉजिक समझ में आया। इसका इधर और आगे ब्लू बन सकता है, लेकिन इस ब्लू की इंटेंसिटी इतनी कम होगी कि इसके साथ अगर इसका इंटरफेरेंस होगा तो लगभग आपको अंतर ही नहीं पता चलेगा, दैट इज अगर एक का एम्पलीट्यूड a है और दूसरे का एम्पलीट्यूड 100 a है, तो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला, ब्राइट इंटेंसिटी कितनी होगी 101 का स्क्वायर, और डार्क की कितनी होगी, और मेरे को लगता है दोनों के स्क्वायर में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, तो आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा। जब भी ये 50 ए कर दो, ये 50 ए कर दो, अब देखो डिफरेंस देखो ब्राइट और डार्क का, कॉन्ट्रास्ट ज्यादा हो गया ना, तो यार जब कॉन्ट्रास्ट होगा तभी तो फ्रिंजेस दिखाई देगी, आया ना। अगर कॉन्ट्रास्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए,
दोनों के एम्पलीट्यूड लगभग लग गया, दोनों की इंटेंसिटी लगभग क्या चाहिए, सेम चाहिए। अब मेरे पास समझ में, इसलिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा लार्ज नहीं रख सकते हैं। क्या तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ में आता है? अब हम जनरली क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है इसकी ब्राइट फ्रेम का फॉर्मूला क्या होगा, 2 लैम्डा बाई, इसकी ब्राइट फ्रेम का फॉर्मूला क्या होगा, 2 लैम्डा बाई, तो लगभग ये जो है ये टोटल 2 लैम्डा बाई ए मान लेता हूं, कई बार से इनटू डी, ये डिस्टेंस आ जाएगी। और इन दोनों के कारण ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरफेरेंस वाला क्या होता है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो इसके अंदर ये ऐसे फ्रिंजेस बनेंगे, तो आपको टोटल फ्रिंजेस कितनी मिलेंगी, इसको डिवाइड कर दो किससे, भाई इस टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दो 1 से, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिलेंगे स्क्रीन के ऊपर, है ना। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बात समझ में। अब ये भी क्वेश्चन दे रखा है कहां पे, ये क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें, ये दे रखा है, ये देखो सेंटर ब्राइट फ्रिंज है ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब समझ में, अब एक और सुन लो बात, सुना दो, क्या तुमने डिफ्रैक्शन देखा था, अगर मान लो है तो ऑब्स्टेकल ही ना, यहाँ पे अगर मैं ऐसे एक स्लिट होती है चारों तरफ रहता तो बीच में ब्राइट बनेगी, और मैं कहता हूँ अगर बीच के अंदर एक डॉट हो ऑब्स्टेकल और चारों तरफ से अलग हो तो जस्ट पैटर्न उल्टा बनना चाहिए, बीच में डार्क बनेगी, है ना। तो आपने कभी देखा, कई बार आप ऐसे ही नींदों में से उठते हो और आपको है ना ऐसे कुछ ऐसे छोटे छोटे ऐसे बाल बाल से उड़ते हुए दिखाई देते हैं, पकड़ने की कोशिश करो, कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ छूट नहीं रहा, लेकिन इमेज बनती है रेटिना पे, कभी देखा है किसने ऐसा, वो डिफ्रैक्शन ही होता है। होता क्या है, जो विट्रस ट्यूमर होता है ना उसके अंदर प्रोटीन के ग्लोब्यूल्स आते हैं कई बार, और जब लाइट उसके ऊपर गिरती है ना तो रेटिना के ऊपर क्या हो बीच में डार्क फ्रिंज बनती है उसमें, और वो डार्क फ्रिंज ऐसी बनती है जैसे बाल की इमेज बनती है ना। और उस विट्रियस ट्यूमर के अंदर वो जो प्रोटीन का ग्लोब्यूल जब मूव करेगा तो आपको लगेगा वो जो डार्क स्पॉट है वो मूव करेगा, तो जिसके कारण लगेगा जैसे वो बाल से है वो जैसे घूम रहे, तो आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं चीज, है ना। आप तो सिर्फ क्या देख रहे हो, इमेज देख रहे हो, है ना। तुम क्या सोच रहे हो, कभी नहीं देखा ना ऐसा, याद नहीं आ रहा, याद आ रहा नहीं आ रहा, अरे देखा कभी ऐसा हुआ, पहले मैं सोचता था यार कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, कई बार ऐसा होता है, ऐसे देखो तो ऐसे खूब सारे ऐसे लगते हैं जैसे बाल बाल से हेयर लाइक कुछ उड़ रहा है ना, उड़ते कुछ, तो प्रोबेबली तुम सबने डिफ्रैक्शन देखा है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास मतलब पोजीशन मोमेंट, हाँ जैसे अब तुम्हें और तुमने और देखा, कई बार तुमने देखा होगा जो बादल होते हैं ना, बादल के जब तुम कॉर्नर्स देखते हो ना वो बड़े ब्राइट होते हैं, इन्हें देख तो सूरज नहीं चमकता जितने एजेस के ऊपर कई बार बादल चमकता है, शाम के टाइम में देखा हो यार, नहीं देखा, अब तुमने शाम में नहीं देखी, तुम्हें क्या, ठीक है, तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है, रात ही खत्म नहीं हो रही तुम्हारी, है तो सुबह भी दिखता है, पर सुबह तो मैंने बोला ही नहीं क्योंकि मेरे को पता है सुबह कभी उठे ही नहीं टाइम से, तो देखोगे कहाँ से, इसलिए मैं शाम की बात करूँ तुम्हारे, देखा कभी, वो डिफ्रैक्शन है, बात समझ में आई? ठीक है, दैट इज ए ब्राइट फ्रिंज, कई बार जो बादल के पैचेस होते हैं बहुत तेज चमकते हैं, नहीं देखे, तो बस वो डिफ्रैक्शन नहीं होता, तो तुमने डिफ्रैक्शन देखा, तो बस डिफ्रैक्शन खत्म,
अब सिर्फ क्वेश्चन करना है। अब तुम्हें क्या पढ़ना है घर पे, मैं बता देता। तुम पढ़ोगे रिजोल्यूशन, और जब तुम रिजोल्यूशन पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और मैं फिर भी कहता हूँ घर पढ़ लो ताकि मैं समझाऊं तो फटाफट समझ। ठीक है, कल क्या करोगे? नया चैप्टर कैसे रिजोल्यूशन का होगा, बोलो क्या करोगे? अरे बता दो भाई। मैंने सोचा कि अब मैं तुम्हें अगले लेक्चर्स में है ना, कल तो वो करवा दूंगा, अगला जो चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। बोलो कौन सा शुरू करें? बोलो। हीट थर्मो, चलो हीट थर्मो शुरू करते हैं। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय। तो मैं नहीं बोल रहा, ऑनलाइन वालों को बोल रहा हूँ, ठीक है।